हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को अब तक मैंने आप लोगों को क्षिति व्याकरण और क्षितिज पढ़ाई। आज मैं एक आपकी सहायक पुस्तक है कृतिका। कृतिका में कृतिका समझाने जा रही हूँ। कृतिका किताब से केवल प्रश्नोत्तर ही आते हैं। इसमें से गद्यांश काव्यांश नहीं आता। इसमें से जो अभ्यास प्रश्न है वह ही आपको लिखने के लिए पेपर में आते हैं। तो इसमें 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में से केवल 3 ही चैप्टर, 2 चैप्टर आपके कोरोना काल को देखते हुए लेस कर दिए गए हैं। जैसे इस जल प्रलय में ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। ये 5 चैप्टर हैं आपके। इसमें 5 चैप्टर में से ये 5 चैप्टर हैं आपके। 5 चैप्टर में से केवल आपके में इस जल प्रलय में आपको नहीं पढ़ना है। और 5वां चैप्टर किस तरह में आखिरकार हिंदी में आया। ये 2 चैप्टर आप लोगों के आपके लेस कर दिए गए हैं। अब मैं आज आपको इसका दूसरा चैप्टर मेरे संग की औरतें इसका पहले सारांश समझाऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर करने को दूंगी, जो कि आपको अपनी जो आपकी ये अभ्यास पुस्तिका है इसमें इसका पार्टीशन नहीं करना है। खाली जो आप अगर ऊपर, जैसे मैंने आपको व्याकरण में बताया कि आपको कॉपी को पार्टीशन नहीं करना। अगर व्याकरण ऊपर करेंगे तो ऊपर लिख देंगे हिंदी व्याकरण। अगर आप क्षितिज का गद्य खंड करेंगे तो ऊपर गद्य खंड लिखेंगे। काव्य खंड करेंगे तो काव्य खंड। उसी प्रकार से अगर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कृतिका लिखेंगे तो ऊपर हिंदी कृतिका लिख देंगे। आपको अपनी कॉपी में भाग अलग अलग नहीं करने हैं, क्योंकि बाद में आप लोग पार्टीशन कर देते हैं, फिर ढूंढना पड़ता है। इसलिए एक साथ आपको वर्क करना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो आज मैं आप लोगों को दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें, इसका काव्यांश, उसका सारांश समझाने जा रही हूँ। इसके फिर यह मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया एक आत्मपरक संस्मरण है, जिसमें लेखिका ने अपने जीवन में आने वाली औरतों के जो है प्रेरक प्रसंगों का, अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। इसमें सबसे पहले लेखिका ने अपने पाठ में अपनी नानी का वर्णन किया है। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही जो है मर गई थी। इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन सकी। इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती हैं, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी थी। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रहीं। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे हुए व्यक्ति से हुई। जब उनके पति यानी कि लेखिका के जो नाना जी थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से
बैरिस्ट्री पढ़कर आए और तो वह विलायती रहन सहन में रहने लगे। तब भी नानी अपने ही अनुसार जीवन जीती रहीं। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध भी नहीं किया, परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक नज़र आने लगी, तब उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया और उनकी इस इच्छा से घर के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। नानी ने प्यारेलाल शर्मा से कहा, उनकी लड़की के लिए होने वाला दामाद कोई क्रांतिकारी हो, अंग्रेजी साहबों का फर्मानदार, यानी अंग्रेज़ों का जो है नौकरी करने वाला नहीं हो। उनकी इस इच्छा से उनके आज़ाद ख्यालों का जो है अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह जो है जीना किसी दूसरी तरह जीने से कहीं अधिक बेहतर है। ये लेखिका ने अपनी नानी का वर्णन किया कि उनकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह जो है इच्छा जाहिर की जो है उनकी बेटी का जो विवाह है वह किसी अंग्रेजी जीवन शैली वाले व्यक्ति से ना होकर किसी क्रांतिकारी से हो। फिर और उसके बाद लेखिका ने अपनी माता जी का वर्णन किया है। लेखिका की माता की शादी हुई एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी ICS की परीक्षा में बैठने से जो है रोक दिया गया था। उनके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को जो है अपनाना पड़ा। वे शरीर से इतनी दुबली पतली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना मुश्किल होता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। लेखिका की माँ का अपने ससुराल में पूरा रौब दाब था। उसके दो कारण थे कि ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। भले उनका लड़का खाली जेब क्रांतिकारी करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का ही चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक क्रांतिकारी पत्नी का जो होना रोमांच पैदा करता था। लेखिका की माँ का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावी था। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार और थीं।
इसलिए उनसे कोई घर के सामान्य कामकाज करने को नहीं कहता था। उनकी तो बस सलाह भर ही ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। उनकी सास ही नहीं, जेठानियाँ और स्वयं पति भी उनकी घर गृहस्थी का काम खुद संभाल लेते थे। लेखिका की माँ में आज़ादी का बहुत जुनून था। वे उसे अपने आज़ाद ख्यालों से निभाती थीं। वह आम भारतीय माँ की तरह नहीं थी। उन्होंने कभी अपने बच्चों को लाड प्यार भी नहीं किया, ना खाना पकाया और ना ही घरबार संभाला। इसका प्रमुख कारण था उनका घर के कामों में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। दूसरा कारण था उनकी बीमारी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीतता था। घर के हिसाब से कुछ भी कामकाज ना करने पर भी उनका कोई नाम नहीं रखता था। वह उनके हृदय में उनके लिए सबके जो हृदय में जो है सभी उनके लिए अपने हृदय में श्रद्धा रखते थे। उसके 3 कारण थे। सहावी खानदानी का होना, कभी झूठ ना बोलना, एक की गोपनीय बात को किसी दूसरे पर प्रकट ना करना। लेखिका ने अपनी परदादी का वर्णन किया है। लेखिका की जो परदादी थी वह लीक से परे चलने वाली महिला थी। उनने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत को भरे समाज में उजागर भी कर दिया और हर रोज मंदिर में जाकर अपनी मन्नत को दोहराया करती थी। इसका कोई कारण किसी को समझ में भी नहीं आया। उन्होंने अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा। आज तक उनकी यह मन्नत रहस्य बनी हुई थी। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि वह भगवान के भजन अवश्य सुनती थी। जो घर में पहला शिशु हुआ तो वह भगवान की जो है इच्छा पर था। एक के बाद पांच कन्याओं का जन्म हुआ। अब लेखिका की माँ ने एक चोर का हृदय परिवर्तन भी किया। एक दिन रात में घर में विवाह का माहौल था। घर के सभी मर्द बारात में चले गए। सारी औरतें रत जगह मनाने लगी। नाच गाने और ढोलक से एक चोर घर में जो है घुस आया। संयोग से वह उस कमरे में
घुसा, जहां शोर से बचने के लिए लेखिका की माँ सोई हुई थी। चोर के पाँव की जो आहार से माँ की नींद खुल गई। माँ ने पूछा, कौन है? चोर बोला, जी मैं। माँ ने उसे कहा, पानी पिला। यह कहकर उसने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं में पानी भरने को कहा। बोली, पर देखकर कपड़ा कस के बांधियो और तौर तरीके से जो है छानियो। यह सुनकर चोर जो है घबरा गया। उसने सोचा कि उसके माँ ने उसके मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में बंधी हुई भांग देख लिया। माँ ने फिर कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोला, पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? माँ ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा? ऐसा सोचकर चोर ने उसे पानी पिलाया और तब से वह अपनी चोरी का जो है काम छोड़कर उनके ही घर में खेती का काम धंधा करने लगा। लेखिका की माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। नानी के ही कारण आज़ादी में वह उत्साहित रही। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब दुर्योग से लेखिका को जो है टाइफाइड था। डॉक्टर ने जश्न में जाने को जो है मना कर दिया। डॉक्टर उनके नाना के मित्र से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए बहुत रोई तड़पी। तब लेखिका को उसके पिता ने ब्रदर्स काराबजोब नामक उपन्यास पकड़ा दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने की जो है सनक थी, अतः उनके पिता को छोड़कर अन्य सभी समारोह में चले गए। लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। इस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की जो है गाथाएं थीं। लेखिका के मन पर उसका इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उन्हें एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हुआ। लेखिका के सारे लेखन पर उसी का प्रभाव था। अब लेखिका ने लेखन कार्य जो है आरंभ किया। लेखिका ने फिर अपने भाई बहनों का वर्णन किया है। लेखिका अपने भाई बहनों के बारे में बताती हैं कि शायद परदादी की मन्नत के ही कारण लेखिका और उसकी चारों बहनें बड़ी होने के साथ साथ हीन भावना का कभी भी शिकार नहीं हुई। और उनमें से सबसे बड़ी बहन मंजुल भगत, इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मानी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर
अपने पति का नाम ग्रहण किया। लेखिका और प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी कन्या मृदुला गर्ग अर्थात लेखिका स्वयं थी। इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। लोग हैरानी से पूछते थे कि उन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती, नाम ना बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा भी लेखन कार्य नहीं करती थी। चौथी बहन रेणु भी नहीं लिखती। पांचवी बहन अशला अंग्रेजी में लिखती थी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी का ही लेखक है। इन चारों का उनका सारा खानदान पढ़ता था। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके ससुराल वाले उनका लिखा हुआ नहीं पढ़ते, परंतु बाद में इसके भी लाभ पता चले। अपने लेखिका की दो बहनें जो कि लेखिका नहीं बनी, उनमें से अधिक स्वतंत्र रेणु अत्यंत स्वतंत्र स्वभाव की और दबंग थी। उसे अपने अनुसार जीना जानती थी। उसने बीए की परीक्षा देने के समय वह इसी बात पर मैं जो अड़ गई कि परीक्षा देने का कोई फ़ायदा हो तो बताओ। पिताजी ने समझाया। पिता ने कहा, इससे नौकरी मिलेगी, शादी भी जो है कर पाओगी, किंतु वह न मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया कि मैं कहता हूँ, इसलिए तुम परीक्षा दो। तब उसने जैसे तैसे बीए की जो परीक्षा पास की। दबंग चित्रा लेखिका का तीसरा जो है, फिर लेखिका ने अपने की 30 वर्ष की जो उम्र में सब पिता की जो है इच्छा अनुसार शादी की और लीक से अंदर। अब लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालीमा नगर में पहुंची। वहाँ पर स्त्री और पुरुष को अलग अलग बैठकर देखने की जो है प्रथा थी। उसी में लेखिका ने वहाँ के विचारों को भी बदला। कर्नाटक में लेखिका ने एक विद्यालय का भी निर्माण किया। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से जो कस्बे बागलकोट में पहुंची, क्यों वहाँ कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहाँ पर वह अपने दोनों बच्चों को जो है पढ़ा सके। उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहाँ एक सीमेंट कारखाने की जो मदद से एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा, वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने की जो है दलील दी। बिशप ने कहा, आप यकीन दिलाएं कि आप 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका ने
अपने संकल्प किया और उन्होंने जो है कर्नाटक में एक स्कूल खोला, जिसमें कि जो है लेखिका और जो है उनके अफसरों के जो बच्चे पढ़े। इस तरह लेखिका ने जो है जिद्दीपन से एक विद्यालय की जो स्थापना की। फिर रेणुका लेखिका की जो जिद, उनकी बहन रेणु के सामने कुछ भी नहीं थी। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में जो है एक साथ बहुत अधिक बारिश हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भरा हुआ था। कोई भी वाहन बाहर नहीं निकला। यातायात ठप पड़ गए। स्वाभाविक था। स्कूल भी बंद हो गए। किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जो जिद ठान ली। उससे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहती, आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर जो है स्कूल गई। स्कूल में चौकीदार उसे देखकर जो है हैरान हुआ। घर आने पर उसने कहा, सबने कहा कि हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आया। तो लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल में जाने पर उसे रोमांच हुआ होगा। तो इस प्रकार से लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने परिवारजनों की जो महिलाओं की प्रेरक कथाओं का वर्णन किया है। तो बच्चों, ये जो है आपको जो है एक बार पाठ आपको मैंने सारांश समझा दिया है। एक बार ये पाठ आपको अपने आप से स्वयं पढ़ना होगा, तभी आपको इसका सारांश समझ में आएगा। देखिए, लेखिका ने सबसे पहले अपनी नानी का वर्णन किया है, फिर अपनी माँ का वर्णन किया है, फिर अपनी जो है परदादी का वर्णन किया है, फिर अपनी बहनों का वर्णन किया है। अब मैं इसी से संबंधित मैंने आप लोगों उसको देखें। इसमें आपके जो है अभ्यास प्रश्न जो आपको करने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। इसका उत्तर है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की वे अपनी बेटी का विवाह किसी क्रांतिकारी युवक से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा के में देशभक्ति की पवित्र भावना थी, देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। वह भावना बहुत सच्ची थी। उसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने
पर पर युवक से ना मिलने की हिम्मत की थी। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इसी के कारण उनका सम्मान करती थी। एक बार फिर से ये उसका उत्तर बोल रही हूँ। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वे अपनी बेटी का विवाह किसी क्रांतिकारी युवक से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की थी। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इसी के कारण उनका सम्मान करती है। अब है दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी थी। इसका उत्तर है, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में खुलकर भाग नहीं लिया, क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि वे खुलकर आंदोलन में भाग लें, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन में पनपने दिया। उन्होंने कभी अंग्रेजी जीवन शैली को जो है अपनाया नहीं। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी उन्होंने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया। उन्होंने सबसे बड़ा योगदान यह दिया कि अपनी संतान को अंग्रेजों के भक्तों के शिकंजों से मुक्त करा दिया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करा दी, ताकि उनकी बेटी और उनके बच्चे भी देश के लिए कुछ जो हैं कर सके। इस घटना में क्रांतिकारियों को जो उत्साह मिला होगा, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी थी। इसका उत्तर है, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में खुलकर भाग नहीं ले सकी। उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि वह खुलकर आंदोलन में भाग लें, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मन में पनपने दिया। उन्होंने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं। उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी उन्होंने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया। उन्होंने सबसे बड़ा योगदान यह किया कि अपनी संतान
को अंग्रेजों के भक्तों के शिकंजों से मुक्त करा दिया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करा दी ताकि उनकी बेटी और उनके बच्चे देश के लिए कुछ कर सकें। इस घटना से क्रांतिकारियों को उत्साह मिला होगा, उससे केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस पाठ का पूरा सारांश समझाते हुए केवल 2 ही प्रश्न मैंने आप लोगों को समझाए हैं जो आपको करने हैं। धन्यवाद।